इतिहास के एक और क्लास में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत पढ़ रहे थे हम, और आज जो हमें रिवीजन करना है वो आपका टॉपिक है लॉर्ड रिपन से लेकर के लॉर्ड एल्गिन द्वितीय तक। हम नेक्स्ट में देखेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में, ठीक है। साथ ही साथ आज देखेंगे लॉर्ड डफरिन के बारे में, लॉर्ड लैंसडाउन और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में। अगर कार्यकाल की बात किया जाए तो रिपन का जो कार्यकाल 1880 से 1884, ठीक है। तो जानते हैं इसके बारे में, इसने क्या भारत में किया ऐसा और जिससे ब्रिटिश शक्ति मजबूत हुआ और भारत कमजोर हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं और यहाँ से क्या प्रश्न बनता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन एक अपडेट ये है कि जो यूपीएससी का फॉर्म भर रहे थे, जो आखिरी डेट था उसको बढ़ा दिया गया है, 18 फरवरी तक कर दिया गया है। वैसे छात्र जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं फॉर्म भर लेंगे। फॉर्म भरने में इस बार बहुत सारी प्रक्रिया लग रही है, बहुत सारी दिक्कत हो रही है, हम जान रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं, तो परेशान नहीं होइए, कोशिश करके आप फॉर्म भर लीजिए। अगर आपको फिर भी परेशानी होगा तो आप देख लीजिएगा कोई अच्छा सा सपोर्टेड वीडियो और उसको देख करके उसको फॉर्म को फिलअप करिएगा, या फिर कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए 18/2 हो गया तो अब आप आखिरी डेट का इंतजार नहीं कीजिएगा, क्योंकि अब नहीं लगता है कि उसका डेट बढ़ेगा, ठीक है। सर्वर में समस्या आ रही है, सर्वर में प्रॉब्लम है, लेकिन घबराइए नहीं, 2-3 बार कोशिश कीजिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन समय लगा के फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, पढ़ते हैं यहाँ से क्या आपके लिए प्रश्न एग्जाम के लिए बनता है, ठीक है। तो रिपन के बारे में बताना चाहेंगे आपको कि सबसे पहले पुस्तक में इसके विषय में क्या बताया हुआ है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों को स्वतंत्र का बहाल करते हुए 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। तो आप सभी जान रहे हैं कि प्रेस को दबाने के लिए उसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। इससे पहले जो जो वायसराय थे ना, यानी लिटन लेके आया था, ठीक है। और ये कर्जन रिपन जो जब आया ना तो उसको हटा दिए, रिपन जब आया तो उसको हटा दिए। तो पूछेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने हटा दिया, तो रिपन ने। लगाया था कौन, तो लीटन लगाया था, कौन, लीटन। यानी प्रेस की जो स्वतंत्रता थी ना उसको भंग करने के लिए लीटन लगाया था, और प्रेस की स्वतंत्रता फिर रिपन आकर के दे देते हैं, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। लेकिन किसके सलाह पर, ग्लैडस्टोन, ठीक है, प्रधानमंत्री है वहां के इंग्लैंड के, ठीक है। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन ये रिपन को बोलते हैं, परामर्श देते हैं कि जाइए प्रेस को मुक्त कीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में बने हैं और आपसे बनेगा, समझ गए। लेकिन अगर आपको पूछ देगा प्रेस के मुक्तिदाता कौन है, तो मेडकॉफ। प्रेस के मुक्तिदाता कौन है, मेडकॉफ। लेकिन प्रेस पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो हटाया है वो है रिपन, ठीक है। इसलिए थोड़ा अंतर ठीक से समझिएगा। तो कही 1882 में इसको हटा दिया, समझ गए। और लीटन ना उस पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था, ठीक है। तो कब लगाया था, 1878 में। तो इसको ठीक से समझ लीजिए, 1878 में लगाया था, 1878 में, 1882 में हटा दिए, ठीक है। तो ये लीटन ने लगाया था और रिपन ने हटा दिया, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। एग्जाम में आपसे पूछेगा, इसको ध्यान में रखना है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, आपके लिए पॉइंट आउट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं आगे क्या है। कहता है आपको इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 22 वर्ष कर दिया, ठीक है, 21 वर्ष कर दिया। कहता है इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया, ठीक है। आप ई रॉबर्ट, जब अगर आपको द्वैत शासन के बारे में बात करें ना, तो वो उधर जो द्वैत शासन लेके आया था रॉबर्ट क्लाइव ले आया था, ठीक है। और ये लेके आएगा स्वशासन, ठीक है। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। तो ये भी प्रश्न बनता है कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने किया, रिपन ने। जब कहेगा द्वैत शासन तब रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। द्वैत शासन की बात करेगा तो रॉबर्ट क्लाइव। कहता है 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाया गया। तो पूछेगा स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, रिपन। आपको ऐसे ही पूछ सकता है, भारत में स्थानीय स्वशासन के अग्रदूत किसे माना जाता है, तो रिपन को, ठीक है, लॉर्ड रिपन को। कहता है इसी के समय में ही भारत में 1882 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना हुआ। तो लेकिन आपसे पूछेगा कि भारत में जनगणना किसके समय में हुआ, तो मेयो के समय में, ठीक है। तो कही 1872 में, लेकिन जब नियमित लगा देगा तो रिपन के समय में और 1881 में, ठीक है। तो रिपन के समय में प्रत्येक रूप से नियमित जनगणना होना शुरू हो गया 1881 में, ठीक है, नियमित जनगणना। और हमारे देश में अब तक जनगणना होते आ रहा है, प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि पहले कोरोना आ गया था, इस वर्ष जनगणना नहीं हो पाया था, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 में भारत की जो जनगणना हुआ था ना, हैदराबाद और राजपूताना को नहीं जोड़ा गया था, ठीक है, उसमें ये ऐड नहीं थे। कहता भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई, परंतु इसमें ना भारत के संपूर्ण
भागों का ना प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, लगभग 20% भाग इसमें ना छूट गए, यानी इसीलिए उसको कहते हैं कि पूरा जनगणना नहीं था। पूरा जनगणना आपको कब कब हुआ? 81 में। हाँ, नियमित रूप से जनगणना हुआ 81 में, और उस समय ना एक पहल किया गया था मेयो के द्वारा, और वो जनगणना कराया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। पता है रिपन के समय में ना 1881 में ना प्रथम कारखाना अधिनियम आया। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, आपसे भी पूछेगा कि कारखाना अधिनियम किसके समय में आया? रिपन के समय में। ठीक है, कब आया? 1881 में। इसको पॉइंट आउट कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछेगा। पता इसमें 7 वर्ष से कम आयु के ना बच्चों को ना काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि आप छोटे छोटे बच्चों को ना आप काम नहीं लगा सकते कारखाना में, जोखिम काम में नहीं लगा सकते। ठीक है, और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए ना 9 घंटे, आप पहले था कि दिन भर खटवाते रहो, अब आपको 9 घंटे कराना है, 9 घंटे से अधिक कराया जाना प्रतिबंध कर दिया। ठीक है, पता यह एक चाय कॉफी और नील की खेती पर लागू नहीं था। ठीक है, पता रिपन के समय में शैक्षणिक सुधार के अंतर्गत ना विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। यहाँ से पूछेगा विलियम हंटर का संबंध किससे है? शिक्षा से। शिक्षा से ये एक इसी को हंटर कमीशन आगे चल के बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, आयोग है जलियांवाला बाग हत्याकांड से, याद है ना? हंटर आयोग। पता 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया। यानी इल्बर्ट विधेयक एक विधेयक था जिसमें ना अगर अंग्रेज कोई गलती करेगा ना तो उसका ना सुनवाई न्यायालय में कर सकते हैं भारतीय लोग। ठीक है, तो वो लोग ना बहुत विरोध किया था अंग्रेज वाला कि हम गलती करेंगे तो हमको हमको अंग्रेज ना सुनेगा, भारत वाला क्या सुनेगा? भारत वाला सुनेगा तो ज्यादा सजा दे देगा ना, इसके लिए विरोध किया था। ठीक है, तो पूछेगा इल्बर्ट विधेयक किसके समय में आया था? तो रिपन के समय में। ठीक है, प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यूरोप वासियों ने प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इसे विधेयक के ना विरोध में ना कई विद्रोह किए, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? यानी इलियड इलियड जो विधेयक है ना, इलियड विधेयक, इसी को कहते हैं श्वेत विद्रोह। अब श्वेत विद्रोह क्या है कि अंग्रेजवा के जितना आदमी था ना तो गोरा गोरा होता है। ठीक है, धरना पर बैठ गया, ऐसे कैसे होगा? हम लोग गलती करेंगे तो भारत वाला हमको कैसे सजा देगा? हमारे बारे में कैसे सुन सकता है? ठीक है, अगर हमारे बारे में सुनेगा तो उसको हमको ज्यादा सजा देगा ना, यानी मतलब तुलना दोनों को करेगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा ना। तो वो लोग ना धरना पर बैठ गया। ठीक है, धरना पर बैठ गया तो इस वजह से ना उसको ना इल्बर्ट विधेयक वापस लेना पड़ा। इसमें प्रावधान यह था कि कोई भी सुन सकता है, चाहे भारत के जज हो चाहे ब्रिटेन के जज हो, कोई सुन सकता है, सबके लिए खोला गया था। ठीक है, इल्बर्ट विधेयक में तो वो लोग ना धरना प्रदर्शन बैठ गया तो इसको वापस लेना पड़ा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा इलियड विधेयक किसके समय में आया था? रिपन के समय में आया था। आपसे पूछेगा इलियड विधेयक को और किस नाम से जाना जाते हैं? श्वेत, यानी व्हाइट विद्रोह, श्वेत विद्रोह। ठीक है, श्वेत विद्रोह। आगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को ना भारत का उद्धारक बताया। ये भी प्रश्न पूछता है और कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का उद्धारक का संज्ञा किसे दिया गया? रिपन को। और किसने दिया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स थी। ठीक है, वो इसके कार्य पद्धति को देख रही थी और जानते हुए इसको ना बोला कि ये ना भारत के उद्धारक है। तो कई बार प्रश्न पूछे, आपसे पूछेंगे, इसलिए ध्यान रखिए इसको। ठीक है, बीएसएससी में ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई थी? तो रिपन को। अब किसने दिया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, तो चलिए अब आपको चलते हैं हम दूसरे में, देखते हैं लॉर्ड डफरिन क्या किया। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल देखेंगे तो 84 से 88 है, यानी 1884 से 1888 तक इसका कार्यकाल है। ठीक है, तो देखिए इसके समय में क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए, क्या उपलब्धि है इसकी देख लीजिए। कहता है डफरिन, इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुए। ठीक है, तो इसके समय ये महत्वपूर्ण है। तो कब हुए भाई? 1885 से 88 के बीच में। और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। ठीक है, यानी बर्मा से युद्ध चल रहा था और अंतिम रूप से बर्मा भारत में मिल गया, मतलब अंग्रेज में मिल गया। ठीक है, तथा इसी के समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि टेनेंसी एक्ट किसके समय में आया था? तो डफरिन के समय में। तथा इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुए A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो सबसे बड़ा यही है इसके समय का, ये जो हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ ना, इसी के समय में हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके समय में गठित हुआ? तो डफरिन के समय में। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे हैं और आपसे भी पूछेंगे। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल, बिहार जो बीपीएससी होता है, जो यूपीएससी होता है, इस सब में ई क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अभी आपका डीएलएड ये सब क्वेश्चन बनता है, हालांकि तो टॉप लेवल का क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, डीएलएड में नहीं बन सकता है, लेकिन
बीएसएससी में बन सकता है, बीएसएससी में आ चुका है, ठीक है, कि कांग्रेस की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ? तो एओ ह्यूम के। अब यहाँ के वायसराय कौन थे? तो डफरिन, समझ गए। कहिया हुआ था? 1885 में। तो क्या तारीख को हुआ था? 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर को। एक पॉइंट एकदम रट लीजिए क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे है इसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन। इसका जो कार्यकाल देखेंगे 1888 से लेकर के 1894, ठीक है। इसका जो कार्यकाल देखेंगे 1888 से लेकर के 1894 तक। तो लैंसडाउन के समय में क्या उपलब्धि हुआ इसके बारे में देखते हैं। कहता है भारत और अफगानिस्तान के मध्य न सीमा रेखा, डुरंड रेखा। तो ये डुरंड रेखा, पहले भारत अफगानिस्तान था, अभी है भारत और अभी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया ना। हाँ, तो ये लैंसडाउन के समय में ना डुरंड रेखा बना था, ठीक है, समझ गए। लैंसडाउन के समय में डुरंड रेखा बना था, यानी कि यहाँ के जो वायसराय थे लैंसडाउन, उन्होंने सीमा निर्धारण किए थे भारत और अफगानिस्तान में, ठीक है। तो जब पाकिस्तान अलग हो गया तब वो सीमा चला गया भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, समझ गए ना, ठीक है। तो इसके समय का यही महत्वपूर्ण घटना है। कहता भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण इसी के समय हुआ था। किस समय? लैंसडाउन। कहता 1891 इसमें दूसरा कारखाना अधिनियम, देखिए पहले आया था 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम, तब रिपन था, अब है लैंसडाउन। तो 10 साल बाद आ गया दूसरा कारखाना अधिनियम, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब पहले था कि दिन भर स्त्री को घटवाते रहता था, लड़का को भी घटवाते रहता था, ठीक है। तो ऊपर रिपन बनाया, अब इन्हें लैंसडाउन नियम बना दिया, ठीक है। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी, आप देख लीजिए, एक दिन आपको ना छुट्टी अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। इसी के समय में एक दिन की छुट्टी सप्ताह में दे देना है, जाइए अपना कपड़ा वपड़ा धो लीजिए, ठीक है, और आराम कर लीजिए, दिन भर काम कीजिएगा। तो इसी के समय सप्ताह में एक दिन की छुट्टी यानी जो संडे को होता है ना, देना प्रारंभ हो गया। तो किसके समय में? लैंसडाउन के समय में। उसके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इसका जो कार्यकाल 1894 से 1899। तो एल्गिन द्वितीय के समय में क्या क्या हुआ? एल्गिन द्वितीय के समय में क्या क्या हुआ इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। 1899 से 1905 तक इसका कार्यकाल है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में। तो देखिए लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में क्या बदलाव हुआ। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ना भारत ये बोलता है, इसका ना स्टेटमेंट है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी ना रक्षा की जाएगी। यह कथन लॉर्ड एल्गिन के है और कई सारे एग्जाम में प्रश्न पूछ चुके हैं और आपसे भी पूछेंगे। ऐसे बोलेगा आपको प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय ने कहा कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। तो आपको याद रखना है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और 1000 बार पूछे जा चुके हैं। जितना भी एग्जाम उलट के देखिएगा ना, लगभग आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। एल्गिन द्वितीय क्या है, वहां पे पूछेगा ये किसकी उक्ति है, किसने ये बात कहा था, ठीक है। तो देखिए इसकी यही उक्ति है और आप पूछता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। पता 1895 से 1898 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल आ गया, ठीक है। तो इसके समय एक और उपलब्धि हुआ कि यहाँ पे बहुत अकाल पड़ गया, ठीक है। लेकिन आपको ना यही पूछा जाएगा कि तलवार के बल पे जीता गया और रक्षा भी तलवार के बल पे किया जाएगा, ठीक है। ये बात किसने कहा? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। उसके बाद आपको ना कर्जन आता है, ठीक है। तो कर्जन की उपलब्धि ना हम अगले वीडियो में देखेंगे और जानेंगे इससे ना क्या क्या किया और यहाँ पे क्या क्या इसकी उपलब्धि और आपके लिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनेगा, ठीक है।